एक नया वायरस पूरी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और साइंटिस्टों की यह वार्निंग है कि बहुत जल्द ये कोविड से भी बड़े पैंडेमिक को जन्म देने वाला है। कोविड ने दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान ली थी और हमें 2 सालों के लिए लॉकडाउन में ढकेला था। बट ये नया वायरस कोविड से भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है और अगर इस पर अभी से ही अवेयरनेस नहीं फैलाई गई तो ये करोड़ों लोगों की जान लेकर हमें 10 साल के लॉकडाउन में ढकेल सकता है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो कि एक बीमारियों के बारे में अलर्ट करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने दुनिया के लीडिंग 187 मेडिकल साइंटिस्टों का जब एक सर्वे लिया तो उनमें से ऑलमोस्ट 60% साइंटिस्टों ने एक ही चीज की गंभीर चेतावनी दी कि यह नया वायरस आने वाली ही कुछ ही सालों में कोविड से भी बड़ी एक नई महामारी को जन्म देने वाला है। इस नए वायरस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोविड तो इतना खतरनाक होने के बावजूद इंसानों के अलावा आज 3 साल बाद भी सिर्फ इन 10 स्पीशीज को इन्फेक्ट कर पाए, पर यह नया वायरस लगभग उतने ही सालों में टोटल 90 बर्ड स्पीशीज और हम इंसानों को पकड़कर करीब 48 मैमल स्पीशीज को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से अभी लास्ट वीक इवन WHO ने भी इसे ऑफिशियली एक ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, क्योंकि यह वायरस कोविड से भी कई गुना ज्यादा वायरुलेंट है, यानी कि अलग अलग प्रजातियों में तेजी से फैल रहा है। कोविड तो बस पहले आया और उसने सभी का ध्यान भटकाया, मगर उसकी परछाई में यह वायरस तेजी से इवॉल्व कर गया एंड टू मेक मैटर्स वर्स अब यह भारत में भी एंट्री मार चुका है। इसी वायरस को लेकर जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी वार्निंग आई, हम समझ गए कि मामला सच में गंभीर है और फिर हमने इसका इंडिया में क्या स्टेटस है ये ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर दी। पता चला कि हमारे केरला और झारखंड में ये वायरस ऑलरेडी पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स को इन्फेक्ट करना शुरू भी कर चुका है और इसी के वजह से ऑलरेडी करीब 4000 पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स मारे भी जा चुके हैं। मगर अगर ये नंबर्स आपको कम लग रहे हैं तो भूलना मत, ये बस शुरुआत है। याद रहे, कोविड भी पहले सिर्फ बैट्स को ही इन्फेक्ट करता था, जिनका इंसानों से कुछ खास कांटेक्ट भी नहीं था, बट यहां पर पोल्ट्री तो हम रोज कंज्यूम करते हैं। सो अब सबसे बड़ा सवाल बस यही आता है कि आखिर ये कौन सा वायरस है जो इतना पोटेंट है और कोविड के आड़ में इसने अपने आप को छुपा के कैसे रखा, और क्यों अगर इसे आज सीरियसली नहीं लिया गया तो ये इस पूरे सदी की सबसे बड़ी महामारी को फैलाएगा। बिकॉज ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो शुरुआत में थोड़े स्लो फैलते हैं क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को वो इवॉल्व कर रहे होते हैं और फिर एकदम से एक्सपोनेंशियली फैलने लगते हैं। सो जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस और उसमें भी पर्टिकुलरली उसका H5N1 स्ट्रेन। अगर आप इन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे ना तो पता चलेगा पिछले पूरे सेंचुरी में एंड इवन अभी तक 2024 तक भी जितने भी ग्लोबल पैंडेमिक्स यानी कि महामारियां आई है वो कुल मिलाकर 12 रही है कोविड को पकड़कर भी। लेकिन उनमें से कैन यू बिलीव इट 5 अकेले इस इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स ने ही फैलाई है और अब आ गया है एक बार फिर से इसका एक नया पावरफुल स्ट्रेन H5N1। यू नो व्हाट्स इवन मोर डेंजरस? दैट फिलहाल ये H5N1 बिल्कुल वैसा ही इन्फेक्शन पैटर्न दिखा रहा है जैसा सभी बड़े पैंडेमिक्स ने अब तक दिखाया था, स्पेशली कोविड एंड मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स कहे जाने वाले इतिहास के सबसे खतरनाक पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू ने। दरअसल आज से एग्जैक्टली अराउंड 100 इयर्स अगो 1918 में एक स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली थी और उसके पीछे भी एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही स्ट्रेन था। इस बीमारी ने महज 2 से 3 सालों में ऑलमोस्ट 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, जो बाय द वे पूरे 1900 से लेकर 2024 तक जितने भी मेजर महामारियां आई है इंक्लूडिंग कोविड, उन सब के कंबाइंड डेथ काउंट से भी ज्यादा थी। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं था कि यह वायरस एकदम अचानक से प्रकट हो गया। स्टडीज बताती है कि उस समय करीब 1915 से ही स्पेनिश फ्लू वायरस का एक लेस पोटेंट वेरिएंट बर्ड्स, फार्म पिग्स और इंसानों में मिलना शुरू हो गया था, पर उस वक्त लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया और फिर सडनली 1918 में यह वायरस म्यूटेट हो गया एंड इट वेंट बूम। एकदम से एक झटके में केसेस बढ़ने लग गए और करोड़ों लोगों की जान लेने लग गए। इसके बाद फिर यही पैटर्न आगे के पैंडेमिक्स में भी देखने को मिलता है, जैसे 1957 में आया एशियन फ्लू जिसने करीब 20 लाख लोगों की जान ले ली। उसमें भी पहले स्टेडी केसेस थे, फिर अचानक से पीक होने लग गए। देन 1968 में आया हांगकांग फ्लू, उसमें भी पहले छोटे मोटे रैंडम केसेस, फिर सडनली अगेन 20 लाख लोगों की जान चली गई। एंड देन यही पैटर्न फिर से रिपीट हुआ रशियन फ्लू,
स्वाइन फ्लू एंड इवन कोविड के टाइम पर भी। यानी कि जस्ट टू समराइज इट ऑल, 2-3 साल पहले से ही छोटे मोटे केसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, पर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड देन सडनली उस वायरस में एक नया म्यूटेशन आ जाता है, एक ऐसा म्यूटेशन कि इन्फेक्शन एकदम पीक पर चला जाता है, क्योंकि वो म्यूटेशन ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करने में एकदम सक्षम रहता है। और यही वजह है साइंटिस्ट इवन H5N1 को लेकर भी डरे हुए हैं और अपने लेवल पर जितना हो सके ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, सर्वेस और न्यूज के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि H5N1 के केस में भी उसका सबसे नया वेरिएंट करीब 2020 से ही फैलना शुरू हो चुका था। और ये वायरस अभी अपने इस फेज में है जिसे कॉमनली इंक्यूबेशन फेज बोला जाता है। करंटली वो हम इंसान, पक्षी और जानवरों के शरीर में हमारी इंडिविजुअल बायोलॉजी के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है, अडेप्ट करा रहा है, इवॉल्व कर रहा है। इसके बाद जैसे ही वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बाईपास करना सीख जाएगा, फिर आएगा उसका टिपिंग पॉइंट, यानी कि वो स्टेज जिसके बाद इन्फेक्शन के केसेस एकदम से शूट अप होने लगेंगे और किसी को संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा, जैसे कोविड के केस में हुआ था। अब ये टिपिंग पॉइंट ना वायरसेस के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, जिसे आम इंसान समझता भी नहीं है और इसके बारे में प्रिपेयर्ड भी नहीं रहता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे वो वायरस एकदम से अपने शिकार के इम्यून सिस्टम को बाईपास करना सीख जाता है और एक्सपोनेंशियली फैलने लगता है, इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे जब हम H5N1 की होस्ट एडेप्टेबिलिटी यानी कि उसके मल्टीपल स्पीशीज को इन्फेक्ट करने की बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि कोविड जो फैला था ना, वो भी इसी टिपिंग पॉइंट की वजह से ही पैंडेमिक में बदला था। नवंबर 2019 में वो दुनिया के सामने आया। नवंबर से मार्च तक वो कई लोगों में इंक्यूबेट होता रहा एंड देन सडनली मार्च में उसका टिपिंग पॉइंट आया, जिसके बाद वो कंट्रोल से बाहर चला गया। Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. The death toll now worse than China. This is a rapidly emerging situation. एंड ऑनेस्टली H5N1 को लेकर भी जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में से खबरें आ रही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि प्रोबेबली H5N1 का भी टिपिंग पॉइंट अब नजदीक आ चुका है। और हो सकता है हमारे पास अब बस कुछ सालों का समय भी नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ महीनों का ही समय बचा हुआ है टू रिस्पॉन्ड। बिसाइड्स ये H5N1 वायरस भले एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जो कॉमनली बर्ड फ्लू कॉज करते हैं, लेकिन ये अब तक आए किसी भी बर्ड फ्लू वायरस से एकदम ही अलग है। और अगर आप लास्ट सेंचुरी में आए सभी मेजर फ्लू पैंडेमिक्स का एक ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे उसमें स्पेनिश फ्लू में सबसे ज्यादा जाने गई और इसीलिए उसका पीक सबसे हाईएस्ट बनता है। बट देन उसके बाद जितने भी फ्लूज आए उनके पीक्स छोटे और छोटे होते चले गए। यानी कि पैटर्न ये बता रहा है कि हर अगले फ्लू में टोटल डेथ काउंट्स कम होते जाते हैं। और इसीलिए अगर हम पैटर्न को फॉलो करें तो इस लास्ट वाले का पीक ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो आप बिल्कुल सोचोगे कि ये जो H5N1 आएगा ना, उसमें तो ये लास्ट फ्लू पैंडेमिक से भी कम जानी चाहिए। बट एग्जैक्टली यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। रिसर्चर्स का कहना है कि H5N1 पैंडेमिक का इंपैक्ट इन छोटे पैंडेमिक्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनके प्रेडिक्शंस के अनुसार मोस्ट प्रोबेबली उसमें फिर से स्पेनिश फ्लू जितनी ही जाने जाएगी। दरअसल यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मेडिकल डेटाबेसेस से हमें इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस पर एक एक्सटेंसिव स्टडी मिली। उसके अनुसार स्पेनिश फ्लू का वायरस 1918 के कुछ सालों पहले से ही पिग्स और इंसानों में इंक्यूबेट हो रहा था और इसीलिए उनमें उसके खिलाफ इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी थी। बट देन 1918 में क्या हुआ, उनमें से कुछ वायरसेस में अचानक से कुछ म्यूटेशंस आ गए। बेसिकली उनमें पिग्स और इंसानों के साथ साथ अब बर्ड्स को इन्फेक्ट करने के लिए जो जीन्स लगते हैं वो भी इवॉल्व हो गए और इससे एक बिल्कुल ही नया वायरस पैदा हो गया कॉल्ड H1N1। और क्योंकि ये वायरस नया था तो इसके खिलाफ हम इंसानों में भी इम्यूनिटी ना होने के कारण ये 5 से 10 करोड़ लोगों की जान लेकर मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स बन गया। इसके बाद फिर जितने भी फ्लूज आए लाइक एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, रशियन फ्लू एंड इवन स्वाइन फ्लू, ये सारे इसी के डिसेंडेंट्स थे एंड देयरफॉर वो ओरिजिनल स्पेनिश फ्लू जितनी तबाही नहीं मचा पाए। लाइक आप देख सकते हो रशियन फ्लू और स्वाइन फ्लू तो लिटरली स्पेनिश फ्लू H1N1 स्ट्रेन के ही वेरिएंट्स हैं, फिर भी सेम तबाही नहीं मचा पाए। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है इससे कि सिंस बेस वायरस सेम था तो आने वाले सालों में वायरस तो इवॉल्व होता रहा पर साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी इवॉल्व होता चला गया। और ये भी एक वजह है कि एक्सपर्ट्स H5N1 स्ट्रेन को एक ग्लोबल थ्रेट बता रहे हैं। स्टडीज बताती है कि अब सिचुएशन फिर से 180 डिग्रीज फ्लिप मार चुकी है। अनलाइक रशियन फ्लू या स्वाइन फ्लू, H5N1 और H7N7
ये दो इकलौते ऐसे इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन्स है जो स्पेनिश फ्लू के डिसेंडेंट्स नहीं है, यानी कि ओरिजिनल स्पेनिश फ्लू वायरस की ही तरह ये दोनों भी बिल्कुल नॉवेल यानी कि न्यू वायरसेस हैं। और इसीलिए अगर ये नए वायरसेस स्पेनिश फ्लू जितने ही पोटेंट निकले जो कि H5N1 है, तो लाइक आई सेड बिफोर, फिर एक बार प्रोबेबली स्पेनिश फ्लू जितनी ही जाने जाएगी। बट देन यहां पर एक सवाल आता है कि व्हाई ओनली H5N1 वायरस, कोई और वायरस क्यों नहीं? आई मीन फ्लू वायरसेस के अलावा इबोला, जीका, लासा, निपा, ये सारे वायरसेस भी तो पिछले 1-2 दशकों से कई लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो साइंटिस्टों को सिर्फ H5N1 से ही इतना क्यों डर लग रहा है, और वो इतने सर्टेन क्यों है कि यही वायरस अगला पैंडेमिक लाएगा? उन्होंने आखिर किन पैरामीटर्स, किन फैक्टर्स पर यह डिसाइड किया कि यही अगला पैंडेमिक लाएगा एंड नॉट सम अदर वायरस? तो देखो, ESCMID ने जो वो 187 मेडिकल साइंटिस्टों को लेकर सर्वे किया था ना, उन्होंने उस वोटिंग के रिजल्ट्स तो पब्लिकली अनाउंस कर दिए थे, लेकिन एग्जैक्टली किस बेसिस पर उन्होंने H5N1 को चुना, इसकी रिपोर्ट वो लास्ट वीकेंड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करने वाले थे, जिसके लिए मैं पर्सनली बेसब्री से रुका था। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन वो पब्लिश नहीं हुई। फिर हमने इसी वीडियो को डिले करते हुए 1 हफ्ता और वेट किया, पर फिर भी एज ऑफ नाउ इवन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। सो हमने फिर अपनी खुद की रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और एक लिस्ट बनाई ऑफ पॉसिबल पैरामीटर्स, यानी फैक्टर्स, जिसके बेसिस पर हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने H5N1 को ही नेक्स्ट पैंडेमिक के लिए जिम्मेदार बताया होगा। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इन सभी मुख्य वजहों को डिटेल में समझते हैं। फैक्टर नंबर 1, विरुलेंस, यानी किसी वायरस की जान लेने की ताकत या काबिलियत कितनी है। कोविड के केस में हमने जाना 70 लाख लोगों की जानें गई थी। हम सभी ने अपना कोई ना कोई करीबी इंसान खोया था। बट हैविंग सेड दैट, कोविड के केस में फेटालिटी रेट कितनी थी, क्या आपको पता है? यानी जितने लोग इन्फेक्ट हुए थे उनके कंपैरिजन में कितने लोग मरे थे? वेल, इट वाज लेस देन 1%। और जब वो अपने चरम पर था, तब इंडिया जैसे क्राउडेड देश में भी उसने हर 1000 में से सिर्फ 14 लोगों की ही जान ली थी, यानी कि जस्ट 1.4% का फेटालिटी रेट। देन द सेम थिंग वाज विद स्पेनिश फ्लू। उसने 50 से 100 मिलियन लोगों की जानें ली थी, कोविड से भी एटलीस्ट 14 गुना ज्यादा जाने, येट उसका केस फेटेलिटी रेट सिर्फ 2.5% के अराउंड था। अब ऐसे में सोचो, H5N1 का केस फेटालिटी रेट 52% है, मतलब जस्ट इमेजिन कितनी जाने जाएंगी। क्लियरली इट इज वे टू हाई और बचने का कोई चांस ही नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां हमारी बढ़ती आबादी की वजह से पर्सनल स्पेस एक लग्जरी है। देन फैक्टर नंबर 2, मोड ऑफ ट्रांसफर। देखो, एड्स जो है ना, उसमें 95% चांस होता है कि बिना ट्रीटमेंट के एक एड्स पेशेंट मरेगा ही मरेगा, कॉन्ट्ररी टू कोविड जिसमें सिर्फ 1 से 4% ही चांस होता है। येट आप देख सकते हो कि एड्स ने पिछले 1 दशकों में जितनी जाने ली है, उतनी कोविड ने सिर्फ पिछले 3-4 सालों में ही ले ली है। सो आखिर इतना कम केस फेटालिटी रेट होने के बावजूद एड्स के मुकाबले कोविड-19 कैसे इतने लोगों को मार पाया? वेल, दैट्स सिंपली बिकॉज HIV, जो कि एड्स कॉज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, मेनली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसप्लांट या सेक्सुअल इंटरकोर्स या कंटामिनेटेड सिरिंज इस्तेमाल करते वक्त। लेकिन अनलाइक एड्स, कोविड के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस एक एयरबॉर्न वायरस था, यानी कि इन्फेक्टेड लोग जब स्नीज या कफ कर रहे थे तो उससे वो हवा में सस्पेंड हो रहा था और एक ही समय पर कई लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहा था, नोइंगली या अननोइंगली। इनफैक्ट इसी चीज को लेकर रिसेंटली एक्सपेरिमेंट भी किया गया टू सी कि कोई इंसान जब स्नीज करता है तो उसके पार्टिकल्स कितने दूर तक ट्रैवल करते हैं। पता चला सिर्फ 22 सेकेंड्स में वो 25 फीट दूर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि एक मिनी बस की लंबाई से भी ज्यादा डिस्टेंस इन जस्ट 22 सेकेंड्स। सो ऑल इन ऑल देयर इज नो वे कि एक शहर में अगर एड्स के 5 केसेस मिले तो वो तुरंत पूरे शहर में फैल जाएगा, लेकिन कोविड का एक भी केस मिला तो पूरा शहर बहुत ही जल्द कोविड के गिरफ्त में होगा। सो ऐसे में इमेजिन करो, एक वायरस है जो कोविड से 50 गुना ज्यादा डेडली है एंड एट द सेम टाइम कोविड जैसा ही एयरबोर्न मीडियम से फैलता है। कैन यू इमेजिन इट? डिस्ट्रक्शन का लेवल ही क्या होगा। और इसीलिए H5N1 के पैंडेमिक कॉज करने के चांसेस बहुत ही हाई है। थर्ड फैक्टर है सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। देखो, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम करके, जो कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेडली टॉक्सिन्स बनाता है, कॉल्ड बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन।
इसका सिर्फ 50 ग्राम डोज काफी है पृथ्वी से पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म करने के लिए, सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को तुरंत पैरालाइज करके। पर क्या इसका मतलब ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया एक पैंडेमिक को जन्म दे सकता है? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब कोई पैथोजन ऐसे सिवियर सिम्टम्स दिखाता है तो वो तुरंत सबके नजरों में आ जाता है एंड देयरफॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज काफी तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी, इमेजिन करो एक ऐसा वायरस है जो कफ, कोल्ड, फीवर, वीकनेस ऐसे ऑर्डिनरी सिम्टम्स दिखाता हो। अब ऐसे सिम्टम्स से तो हम हर साल एटलीस्ट 3-4 बार गुजरते ही है ड्यू टू कॉमन कोल्ड। इनफैक्ट अभी भी जब इंडिया में हीट वेव आई थी तो आई एम श्योर कई लोग ड्रास्टिक टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से बीमार हुए होंगे सेम सिम्टम्स के साथ। ऑल्सो अगर आप लेट्स से डॉक्टर के पास भी जाते हो तो क्या वो आपका ब्लड या म्यूकस सैंपल टेस्ट करते हैं? नहीं, राइट? सो आप देख सकते हो कि अगर कॉमन कोल्ड की जगह पे कोई डेडली वायरस आया विद द सेम सिम्टम्स, चांसेस है कि अथॉरिटीज तक उसकी खबर पहुंचने से पहले वो वायरस ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लोगों तक फैल चुका होगा। और यही हुआ कोविड के केस में भी। लॉकडाउन से पहले कई इन्फेक्टेड लोग कैजुअली अपने फॉरेन ट्रिप्स पर जा रहे थे और अपने देश में वापस लौट कर आ रहे थे, अननोइंगली इस बीमारी को कैरी करते हुए। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी, पर डिलेड रिस्पॉन्स से उस वायरस को मौका मिल गया फैलने का, जो ही अगेन H5N1 के केस में भी होगा। अब आते फोर्थ और आखिरी फैक्टर में, विच इज होस्ट एडेप्टेबिलिटी। देखो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, H5N1 ये 90 बर्ड स्पीशीज और 48 मैमल स्पीशीज को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। पर ऐसा क्यों? HIV तो 40 सालों से ही सिर्फ प्राइमेट्स यानी कि बंदर प्रजातियों को इन्फेक्ट कर पाए। तो देखो, इसमें बिल्कुल वही लॉजिक है जो बाकी किसी भी जानवर के एवोल्यूशन में इस्तेमाल होता है। और यहीं पर आपको टिपिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट का भी साइंस जानोगे। तो देखो, होता क्या है, कोई भी जीव एकदम अचानक से मेजर बदलाव नहीं दिखाता। वो पहले मल्टीप्लाई होता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें छोटे छोटे म्यूटेशंस आने लगते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। और ऐसे म्यूटेशंस कई सालों तक होते रहते हैं, तब तक जब तक एक ऐसा म्यूटेशन नहीं क्रिएट हो जाए जो उस जीव को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने की सुपर पावर दे दे। सेम चीज 1956 एशियन फ्लू के वक्त भी हुआ था, जो स्पेनिश फ्लू के बाद अगला मेजर पैंडेमिक था। उस दौरान क्या हुआ कि स्पेनिश फ्लू के H1N1 वायरस ने कई लोग और कई जानवरों को साइमल्टेनियसली इन्फेक्ट किया। तो इससे हुआ ये, उनके शरीर के इम्यून सिस्टम से डील करने के लिए उस वायरस पर प्रेशर बनने लगा कि वो अपने आप को इन नए नए प्रजातियों के इम्यून सिस्टम के हिसाब से अडेप्ट करे। फिर इस वजह से अगर सपोज कोई पिग जो ह्यूमन वेरिएंट और पिग वेरिएंट इन दोनों से इन्फेक्ट हुआ है, तो उसका शरीर एक म्यूटेशन वेसल की तरह काम करने लगा। उसके शरीर में ये दोनों H1N1 वेरिएंट्स अपना जेनेटिक कोड शेयर करने लगे एंड देन ऐसा कई सालों तक करने के बाद वन अनलकी डे वो एकदम से H2N2 एशियन फ्लू वायरस में तब्दील हो गया, जिसके खिलाफ लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी। यही होता है जो एक वायरस के टिपिंग पॉइंट को ट्रिगर करता है। अब जरा सोचो, अगर स्पेनिश फ्लू फैला ही नहीं होता तो क्या एशियन फ्लू आ पाता? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि स्पेनिश फ्लू को अलग अलग तरीके के होस्ट ही नहीं मिलते और उस पर वो एडेप्टेशन का प्रेशर ही नहीं बनता। यही वजह है कि इवन HIV सिर्फ प्राइमेट्स को ही इन्फेक्ट करता है, क्योंकि उसके होस्ट है प्राइमेट्स के व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि सोल्जर सेल्स। अब आर्मी पर ही अगर अटैक कर देंगे तो कुछ और है ही नहीं उसे रोक पाने का, और इसीलिए उस पर वो एडेप्टेशन का प्रेशर नहीं है जो उसे फोर्स करे मेजर बदलाव लाने का। अब H5N1 के केस में ये होस्ट एडेप्टेबिलिटी वाला पैरामीटर इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपली बिकॉज H5N1 पिछले 20 से 25 सालों से एक काफी नॉन लीथल मामूली सा वायरस बनकर फैल रहा था, छोटे मोटे वाइल्ड बर्ड्स और जानवरों को इन्फेक्ट कर रहा था। बट देन इन अलग अलग प्रजातियों को इन्फेक्ट करते करते उस पर मौजूद दो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स HA5 और NA1, जो कि उसे अलग अलग होस्ट से बाइंड करने में मदद करते हैं, अब उनमें कुछ मेजर बदलाव आ गए हैं और अब वो और भी ज्यादा डेडली हो चुके हैं। यानी कि बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा था, वो अपने टिपिंग पॉइंट के नजदीक पहुंच चुके थे। लाइक लिटरली फिलहाल H5N1 के इन रिसेप्टर्स के जीन्स में ऑलरेडी एटलीस्ट 80 मेजर म्यूटेशंस आ चुके हैं, जिससे इस वायरस के 80 जेनेटिक सब लिनिएजेस यानी कि वेरिएशंस पैदा हो चुके हैं। और ये 80 वेरिएशंस आज 138 स्पीशीज को इन्फेक्ट करके और भी ज्यादा वेरिएशंस को जन्म दे रहे हैं, यानी कि अब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो रहे हैं। अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो जो वेरिएंट्स इंसानों को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो बाकी वेरिएंट्स के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करके एक ऐसे वेरिएंट को जन्म दे देंगे जो इंसानों के लिए गेम ओवर हो जाएगा। सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि आखिर इसे रोका कैसे जाए? वेल,
जैसे कि हमने देखा कि H5N1 अभी भी अपने टिपिंग पॉइंट तक पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है, यानी कि अभी भी देर नहीं हुई है। फ्यूचर पैंडेमिक के लिए हम अपने आप को तैयार अभी भी कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा और ये जागरूकता लोगों तक पहुंचानी होगी। इस बार वायरस के फैलने से पहले अवेयरनेस को फैलना चाहिए, जिसके लिए हम भी अपने लेवल पर जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं, सो आप भी करिए। और दूसरा और परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि अपने हेल्थ की केयर रखना सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड के केस में भी आपने देखा था, पहले तो चाइना ने लापरवाही दिखाई, फिर उसके बाद WHO ने लापरवाही दिखाई और पैंडेमिक घोषित करने में देर कर दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स भी फेल हो गए समय रहते पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, और लास्टली हमने भी लापरवाही दिखाई इनिशियल डेज में मास्क वगैरह ना पहनकर, जिसके नतीजे में 70 लाख लोगों की मौत हो गई। सच्चाई तो यह है कि हम खुद इन मामलों पर इंफॉर्मेशन गेन करके सच्चाई जानने की जगह पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा ये माइंडसेट कि ये हमारा काम नहीं है, रिसर्च करना, नॉलेज गेन करना, इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। क्यों आज साइंस और साइंटिफिक अवेयरनेस को ऐसा समझा जाता है कि ये पेशेवर साइंटिस्ट या साइंस बैकग्राउंड के लोगों का ही काम है? क्या अपनी सेहत का ख्याल रखना और खुद को एक बेहतर जिंदगी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोई बीमारी हमें अपने गिरफ्त में लेती है तो वो ये देख के लेती है कि ये तो साइंस बैकग्राउंड का बंदा है या ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है? सच तो ये है कि हर एक इंडियन को अपनी सेहत, बेहतर जिंदगी और एक इन्फॉर्म्ड समाज के खातिर साइंस की बेसिक समझ होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक इन्फॉर्म्ड डायरेक्शन दे सके। क्योंकि कोविड जैसे पैंडेमिक के टाइम पे इट्स नॉट जस्ट द वायरस दैट इज द किलर, it's our ignorance too, and prevention is always better than cure.